एक दिन दिक्कत इनको होने लगी ज़्यादा, फिर वापस हम इमरजेंसी में लेके गए। एक डॉक्टर साहब हमसे बोले कि आप ये मास्क बाहर से लेके आइए। हम बाहर मास्क लेने गए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मास्क का रेट था 250 से 300 के, और मेरे जेब में सिर्फ 50-60 रुपए थे। अब मैं क्या करता, मेरे पास से पैसे नहीं देते। फिर हम आए वहां पर, डॉक्टर से बोले सर थोड़ा हमारी मदद करिए, जैसे तैसे मेरी वाइफ की इलाज चालू कराइए। बोले अभी रुको हम आते हैं। ऐसे 1-2 डॉक्टर थे, हम बोले अभी आते हैं अभी आते हैं। फिर मेरी वाइफ रोने लगी, बाबू मुझे दर्द हो रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। और मैं उसे बचा नहीं सकता, उसे बचा नहीं सकता। वो धीरे धीरे करके मेरे आँख के सामने अपना दर्द छोड़ दिया, और मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका सर। मुझसे कह रही थी अभी कि मैं सुबह तक के नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग जहाँ चल रहे हुए कहीं दवाई दर्पण या किसी अस्पताल में दिखाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। मैं क्या करूं, मैं कैसे कहाँ जाऊं? अब जब आपके हाथ में 500 रुपया आएगा तो आपको कैसा महसूस होगा कि अगर यही 500 रुपया नहीं 250 रुपया होता तो शायद आपकी सोनम जिंदा रहती। बिल्कुल सर जिंदा रहती है, अस्पताल में ही रहती, लेकिन कम से कम दवाई तो चलता रहता उसका, उसकी सांसें तो चलती। लेकिन आज वही 250 की वजह से न वो रही न उसकी सांसें रही। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। तीसरी विश्व महाशक्ति के दहलीज पर खड़े भारत में आपका स्वागत है। शिव नादर, अजीम प्रेमजी, अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, बजाज जो गरीब मजलूम मजदूर के आंसू पोंछने के लिए करोड़ों रुपया दान देते हुए दानवीर कहलाते हैं, उस भारत में आपका स्वागत है जिसका सनातन धर्म राजा बलि और कर्ण के दान के कारण यह जाना जाता है देश। उस भारत में आपका स्वागत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवा कल्याण से लेकर के तमाम योजनाओं में अरबों रुपया पानी की तरह बहाने वाले इस उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, जहां पर एक 21 वर्षीय सोनम की तड़प तड़प करके मौत हो रही है, सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क ना खरीद पाने के कारण। सिर्फ 250 रुपया किसी गरीब मजलूम मजदूर के जेब में ना होने के कारण सोनम की मौत हो जाती है उसके पति के गोद में तड़प तड़प करके। और इस प्रदेश के बड़े बड़े अस्पताल इस समय करोड़ों और अरबों रुपए के खर्च पर चल रहे हैं। यह है जमीनी हकीकत। चाहे आयुष्मान योजना के कार्ड वितरण का जश्न हो, चाहे किसी गरीब को दफ्ती का बना हुआ चेक परोसने का जश्न हो, चाहे ताला चाबी और भी कागजात परोसने का जश्न हो, कमोबेश कुछ इसी तरह की जमीनी हकीकत सामने आ रही है जो रोकटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें हैं। आपके मन में आक्रोश पैदा करने, झुंझलाहट और गुस्सा पैदा करने वाली तस्वीरें हैं कि मोटी चेन फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के नेताजी लीलैंड का कुर्ता पहन करके घूमते हुए भले घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एक गरीब मजदूर मजलूम जो दिहाड़ी मजदूर जिसका हाथ बंद हो गया पत्नी के इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाने के बाद उसके जेब में सिर्फ 50-60 रुपया बचा हुआ था। डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क मंगाने के लिए कहा क्योंकि वह टीबी बीमारी की मरीज थी, लेकिन उसके जेब में 250-300 रुपया नहीं था। वह डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता रहा युवक और 250 रुपया 300 रुपए की मांग करता रहा। सभी डॉक्टर कहते रहे कि देखता हूं अभी, देखता हूं अभी, कहते गए। तमाम वहां पर लोग मौजूद थे समाज में जिनकी हिस्सेदारी है, उनके सामने भी रहम की भीख मांगा, लेकिन कोई 250 रुपया नहीं दिया। अंततः उसकी वह 21 वर्ष
वर्षीय बीबी सोनम, जो 3 वर्ष तक ही अपने पति के साथ बिता पाई थी, एक दुधमुहे बच्चे को लेकर के बनारस के लिए चल दिया और अकबरपुर आते आते तेज दर्द हुआ उसके सीने में और तड़प तड़प करके उसने दम तोड़ दिया। इस सिस्टम को लानत है कि 250 रुपए के कारण सोनम की मौत हो रही है और गवाह बना रहा पूरा समाज, पूरा कायनात, पूरा भारत महाशक्ति, जो तीसरी महाशक्ति बनने के दहलीज पर आज खड़ा है और इंतजार हो रहा है। सुनिए दिल को दहला देने वाली उस अभागे पति दीनदयाल विश्वकर्मा का बयान, जो सिद्धार्थ नगर जिले का रहने वाला है, अपने पत्नी के अर्थी को लेकर के जिला अस्पताल में दाह संस्कार के लिए भी भीख मांग रहा था और कह रहा था कि लखनऊ के ठाकुरगंज बलरामपुर पीजीआई ट्रामा सेंटर से लेकर के सभी अस्पतालों की दर दर की ठोकरें खाने के बाद उसके बीबी का इलाज नहीं हो पाया और बीबी ने दम तोड़ दिया। क्या कुछ बयां कर रहा है, चीखते चिल्लाते रोते इस पूरे सिस्टम पर थो करते हुए। सुनिए दिल को झकझोर देने वाली एक दास्तान सिर्फ एवियन न्यूज प्लस पर। सर हम लोग ट्रामा सेंटर में लेके गए थे दवाई कराने के लिए, वहाँ इमरजेंसी में भर्ती किया गया, वही दवाई चल रही थी। वहाँ फिर दिक्कत होने लगी, डॉक्टर साहब बोले कि ओपीडी अभी बंद है, आप 2 दिन इंतजार करिए। हमको हाल में भेज दिया गया, जैसे तैसे हम 2 दिन वहाँ गुजारे। एक दिन दिक्कत इनको होने लगी ज़्यादा, फिर वापस हम इमरजेंसी में लेके गए। एक डॉक्टर साहब हमसे बोले कि आप ये मास्क बाहर से लेके आइए। बाहर मास्क लेने गए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मास्क का रेट था 250 से 300 के और मेरे जेब में सिर्फ 50-60 रुपए थे। अब मैं क्या करता, मेरे पास से पैसे नहीं देते। फिर हम आए वहां पर, डॉक्टर से बोले सर थोड़ा हमारी मदद करिए, जैसे तैसे मेरी वाइफ की इलाज चालू कराइए। बोले अभी रुको हम आते हैं। ऐसे 1-2 डॉक्टर थे, हम बोले अभी आते हैं अभी आते हैं। फिर मेरी वाइफ रोने लगी कि अभी यहाँ मत रहो, यहाँ से चलो चलते हैं कहीं और। फिर हमने एक नर्स से बोला कि हमको छुट्टी दे दीजिए, हम अपने घर अपनी वाइफ को लेके जाएंगे। नर्स बोली कि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस समय मुझे 250-300 रुपए मिल जाते तो शायद आज मेरी वाइफ की दवा और आगे बढ़ सकती थी और हो सकता है आज मेरे सामने वो मेरे साथ होती। लेकिन उसी 250-300 की वजह से आज मेरी वाइफ की मेरे ही गोद में दम तोड़ दिया। अब आज मैं इस हालात में यहाँ बैठा हूँ। कितने वर्ष हुए शादी हुई? यही 3 साल हुई सर, बस हम दोनों की जीवन बस 3 साल तक की थी। आपकी गोद में ही तड़प तड़प के दम तोड़ा उसने? जी सर, मैं कुछ नहीं कर सका, सिर्फ पैसों के कारण, वो भी 200 से 250 के रुपए के लिए। मौत हुई उसकी? जी ट्रेन में। आप लखनऊ से बनारस के लिए जा रहे? जी सर, हम लखनऊ से बनारस के लिए जा रहे थे। वहाँ जाके हम कुछ मेहनत मजदूरी करके अपनी वाइफ की दवा जैसे तैसे कराएंगे कि रास्ते में मेरी वाइफ ने मेरे आंखों के सामने मेरी गोद में ही लेटी हुई धीरे धीरे करके दम तोड़ दिया। क्या बीमारी था आपकी पत्नी? जी टीबी की बीमारी थी और एक्सरे में दिखाया गया कि दोनों फेफड़ा एकदम खराब हो चुका है। खाना वाना भी नहीं खा पाती थी, ना पानी पी पाती थी। काफी दिन से दवा चल रही थी और मेरी वाइफ चाहती थी कि जैसे तैसे दवा चलते रहे, लेकिन किसी का आगे हाथ न फैलाए। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि 200-250 के लिए मेरी वाइफ की मौत हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। आपसे बहुत प्यार करती? जी सर, हम दोनों लोग बहुत एक दूसरे से बिना रहना नहीं समझते थे। जहाँ भी जाते थे लेके जाते थे साथ में, चाहे घर हो शहर हो, काम करते थे साथ में ही रखते थे। लेकिन भगवान को यही मंजूर था, जो मंजूर था वो तो हो गया था।
अब इसके आगे लखनऊ के कई अस्पताल में टीबी का बेहतर इलाज होता है, क्या आपको वहां पर सहयोग नहीं मिला? सहयोग मिला। ठाकुरगंज में हम गए थे, वहां से हमको ट्रांसफर कर दिया गया ट्रामा सेंटर। वहां इतनी भीड़ होने के कारण जो भी डॉक्टर से बोलो कोई आके इंजेक्शन लगा दे। लखनऊ में कहाँ आप भटके, किन किन अस्पतालों? लखनऊ में हम ठाकुरगंज अस्पताल गए, वहां से हमको ट्रांसफर किया गया बलरामपुर। बलरामपुर जब हम पहुंचे, वहां के डॉक्टर लोग बोले कि यहाँ जगह नहीं खाली है, आप इनको लेके जाइए मेडिकल या फिर ट्रामा सेंटर। फिर हम ट्रामा सेंटर गए, वहीं पर सारा दिक्कत हुआ, वहीं से सारी परेशानियां बढ़ने लगी। वहीं से हमारी वाइफ की दिक्कतें चालू हो गई। वहीं से मेरी वाइफ कहने लगी कि अब यहाँ से चलो, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, नहीं तो यहीं पर मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी, कोई सुनवाई नहीं होगा। तब हम दोनों ने फैसला किया कि अब यहाँ से चलते हैं और कहीं जाके मेहनत मजदूरी करके अपनी वाइफ की जैसे तैसे जब तक जिंदगी है दवाई कराएंगे हम। लेकिन रास्ते में ही मेरी वाइफ ने दम तोड़ दिया है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम है दीनदयाल, मैं रहने वाला सिद्धार्थ नगर का हूँ। सरकार कहती है कि हम पैसे के कारण किसी की मौत नहीं होने देंगे, ये कहाँ तक सच्चाई है? पैसे के कारण सिर्फ कहने की बातें हैं सर। जब किसी के ऊपर बीतता है तो वही जानता है सर कैसे क्या होता। अब जब आपके हाथ में 500 रुपया आएगा तो आपको कैसा महसूस होगा कि अगर यही 500 रुपया नहीं 250 रुपया होता तो शायद आपकी सोनम जिंदा रहती? जी बिल्कुल सर जिंदा रहती है, अस्पताल में ही रहती, लेकिन कम से कम दवाई तो चलता रहता उसका, उसकी सांसें तो चलती। लेकिन आज वही 250 की वजह से न वो रही न उसकी सांसें रही। आज 250 की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। अब आगे की जिंदगी हम कैसे जिएंगे ये हम आपको कैसे बताएं सर। बच्चे भी? ये 1 साल का लड़का है सर। करोड़ों रुपया सरकार स्वास्थ्य के लिए बहा रही है, आपकी सोनम 250 के कारण इस दुनिया से चली गई। 250 के कारण ही मेरी वाइफ इस दुनिया से चली गई। आज आपके जेब में 1 भी रुपया नहीं है कि आप दाह संस्कार कर सके? जी नहीं, हम लोग के पास यहाँ आने तक का ही पैसा नहीं था। हम लोग के पास सिर्फ 60 रुपए थे, वही हम लोग वहां से जब निकले हैं चाय और बंद उसको खिला के और खुद खा के बस चल दिए कि कहीं जाके मेहनत मजदूरी करेंगे और जैसे तैसे उसकी थोड़ी बहुत करके दवाई दर्पण कराएंगे। ये हो सकता है मेरी मेहनत मजदूरी करने से, थोड़ा बहुत दवाई कराने से उसके शरीर में जान आ जाए, फिर कहीं अस्पताल में और दिखाते कि ताकि अस्पताल में दिखाते हो सकता कहीं ना कहीं से सहारा मिल जाता तो उसकी इलाज चालू हो जाती और वो बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोग उसके रास्ते में ही उसकी ने दम। जिस हाल में सोनम 1 साल से थी, कभी आप हताश होते थे तो सोनम आपके अंदर ताकत भरने का बात करती थी? जी बिल्कुल करती थी सर, कि आप परेशान ना होइए, ऊपर वाला हम लोग के साथ है, अब टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, फिर से हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरुआत करेंगे। अब इसके लिए बिल्कुल परेशान न रहिए। और मैं जैसे तैसे मजदूरी करता था, दवाई कराता गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो दवाई इनको नहीं सूट कर रही, धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला करती चली जा रही है। और वो मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि दवाई मुझे सूट नहीं कर रही है। बस ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं कुछ ही दिन की यहाँ पे बची हूँ। अपने दर्द को छुपाती रह गई और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कुछ दिन की तुम्हारी मेहमान हूँ। नहीं तो मैं और कोशिश करता, कहीं ना कहीं से कर्जा को हम मांग के बड़े से बड़े अस्पताल में उसको ले जाता और उसकी जांच करवाता, उसकी दवाई करवाता हो, लेकिन उसने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मुझे और दिक्कत है। जब मैं पूछता तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, आपका खाना पैक हो गया, आप काम पे जा सकते हैं। काम से आता तो हंसती खेलती हमको नजर आती थी, इसीलिए मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इसको अंदर से ही अंदर बीमारी खाए जा रही। आज वही बीमारी मेरी पत्नी मेरी सोनम को मुझसे दूर कर दी और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। अब मैं कैसे जीऊं?
कैसे मैं रहूं? आज 2 दिन से मेरी हालत कैसे है तो मैं ही जानता हूं। मैं जब सोचता हूँ अपनी पुरानी चीज, ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रही हूँ, बाबू मुझे दर्द हो रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। और मैं उसे बचा नहीं सका, उसे बचा नहीं सका। वो धीरे धीरे करके मेरे आँख के सामने अपना दर्द छोड़ दिया और मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका सर। मुझसे कह रही थी अभी कि मैं सुबह तक के नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग जहाँ चल रहे हुए कहीं दवाई दर्पण या किसी अस्पताल में दिखाएंगे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। मैं क्या करूं, मैं कैसे कहाँ जाऊं? मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेले कैसे क्या करूं? इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की जमीनी हकीकत दिखा करके हमारा कतई मकसद नहीं है कि सिस्टम को बदनाम करना, हमारा कतई मकसद नहीं है कि समाज को शर्मसार करना। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, लोगों के मनोसंवेदना बदलनी चाहिए, लोगों का विचार बदलना चाहिए और लोगों का जो झूठ फरेब ढोंग और दिखावा का नाटक है, जनसेवक बनने का, नेता के रूप में, समाजसेवी के रूप में यह तस्वीर बदलनी चाहिए। तब जाकर के दीन दयाल जैसे लोगों की सोनम 21 वर्षीय दम तोड़ने से बच पाएगी। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।